हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सेट नंबर 3। जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे, जो बच्चे एप्लीकेशन पर होंगे वो सेट 2 को भी देख के आए होंगे। ये सेट नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, हर एक कंडीशन में आपको दिखाई देता होगा स्थिति, वस्तु की स्थिति, जो कि इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा वस्तु की स्थिति। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब, बिंब माने क्या होता है? वस्तु। जब जब बिंब आएगा तब तो वस्तु आएगा। कह रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और बिंब के आकार का बन रहा है, मतलब कि जितना बड़ा वस्तु है उसी के बराबर उसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो बताइए वस्तु कहाँ रखा गया होगा? तो सीधे सी बात है कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है और 6 कंडीशनों में जो कंडीशन नंबर 3 होता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, वक्रता केंद्र C पर, तो जस्ट वस्तु का प्रतिबिंब C के क्या बनता है? नीचे बनता है। वस्तु को बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा इसका C वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, और वो भी अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में हम लोग जब C पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब एकदम वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। आप देख सकते हैं, यदि आप फिगर के देखेंगे तो फिगर में देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये ठीक है, इसको ज़्यादा मत बढ़ाइए, यहीं तक रहने दीजिए। ये आपका ध्रुव P यहाँ पर आता है, यहाँ पे फोकस बिंदु और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। जब वस्तु को हम लोग C पर रखते हैं, वस्तु को C पर रखते हैं तो जस्ट वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन C वाला बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। और इसके साथ आप लोग 6 याद कर लीजिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण का हो, दोनों का याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में कोई भी पूछ सकता है, लेंस का भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट क्या बोला है कि पानी से भरे कांच के बीकर में कोई नींबू रख देते हैं। क्वेश्चन का सीधे सीधे मतलब है कि पानी में यदि हम गिलास रख ले और उसमें पानी भर दे, पानी में कोई चीज़ रखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है। कभी आप देखिएगा छोटे बच्चे या कोई भी करता है, पेंसिल वगैरह को रख देता है, पेंसिल तिरछा दिखाई देता है। जब नींबू को रख दिया गया तो नींबू का आकार क्या बन गया? अपने बड़ा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब से थोड़ा सा क्या दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। पहले प्रकाश हवा में थी तो हवा विरल माध्यम है, उसके बाद प्रकाश किस में जा रही है? जल में जा रही है। तो जल एक क्या है? सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? जो आभासी प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा है? वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और इसका अपवर्तन का एक और चीज़ होता है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका भी आंसर यही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और यहाँ पे जो प्रकीर्णन है पूछता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब वो आएगा तब। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि के परास का अर्थ होता है। जिसका नेत्र एकदम अच्छा है, जिस मानव का नेत्र एकदम सही है, उसके लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम जो होता है अनंत तक होता है। तो बोलते हैं 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक उसका क्या होता है? परास होता है। अनंत तक कहाँ तक? 25 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक? अनंत तक। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि जिसका नेत्र एकदम स्वस्थ है उसका निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु क्या होगा? अनंत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि ये न्यूमेरिकल है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, फोकस दूरी दिया है वो भी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए निगेटिव होता है। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव। कह रहा है मुख्य अक्ष पर कोई बिंब वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो ये देखिए प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है? भी आपका कितना बन रहा है? 30, और भी हम लोग लिखेंगे निगेटिव, क्योंकि अवतल लेंस में ना, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब सामने ही बनता है। देखिए अवतल लेंस यदि बनाते हैं तो यदि यहाँ पे फोकस है तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, ठीक है, इधर ही बनेगा, इधर इस साइड, उस साइड नहीं बनता है। सामने जो भी सामने बनता है प्रतिबिंब वो हम लोग क्या लेते हैं? वो हम निगेटिव में लेते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंब रखा गया है, कोई वस्तु रखा गया है, इतना फोकस दूरी है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लेंस से बिंब की दूरी मैंने वस्तु की दूरी यू पूछ दिया है, यू क्वेश्चन मार्क है,
तो हम फार्मूला जानते हैं, 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। तो रखेंगे F की वैल्यू, तो F की वैल्यू 20 -20 है, तो माइनस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे माइनस लिखिए क्या ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब V की वैल्यू लिखेंगे 1/V, तो V देखेंगे निगेटिव है, तो यहाँ लिखेंगे -30 माइनस 1/U। अब ये जो -1/U है, इस माइनस को इस साइड से इस साइड लेकर आएंगे और इसको उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1/U। इधर ये देखिए, ये -1/U इस साइड आया है और -1/20 उधर जाएगा, ये हो जाएगा +1/20, फिर -1/30। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60। 20 से काटेंगे 20 तिहाई 60, 30 से काटेंगे 30 दूना के 60। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1/U 1 बचेगा, 1/60, इसको उल्टा कर दें तो U बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये डी वाला बिल्कुल क्या है, सही है, 60 सेंटीमीटर डी की वैल्यू आएगी। तो ये आसान क्वेश्चन है और मेन ये तैयार करना है ना कि इसके लिए भी निगेटिव क्यों हो रहा है। तो भी निगेटिव इसलिए हुआ है कि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है। तो जब तक आपको कंडीशन नहीं पता होगा कि अवतल लेंस अवतल दर्पण में कितने कंडीशन होते हैं, कंडीशन कैसे होते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ कर देंगे, कई जगह V+ भी कर सकते हैं, कई जगह V- भी कर सकते हैं। तो आप यदि कंडीशन आपको पता रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि दो प्रतिरोध है, प्रत्येक 10 ओम के हैं, 10 ओम का है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1, तो R1 1/R1 प्लस 1/R2, यही सूत्र होता है समांतर क्रम का, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू बढ़ते हैं, R1 देखेंगे तो 1/10, R2 देखेंगे 1/10, दोनों का हर क्या है, सेम है। जब हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 1 में 1 जोड़िएगा 2, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/2, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 ओम, परिणामी प्रतिरोध आ गया 5 ओम। फिर कह रहा है संयोजन के सिरे पर वोल्टेज भी दे दिया है, तो भी दे दिया है 10 वोल्ट, भी आपको दे दिया वोल्टेज 10 वोल्ट। तो कह रहा है प्रति सेकेंड धारा कितना जाएगा और आवेश क्यों पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे R बराबर, हम जानते हैं V/I, ये फार्मूला होता है, R बराबर ओम का नियम, R बराबर V/I, तिर्यक का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा I बराबर V/R। तो यहाँ V की वैल्यू भर सकते हैं, तो V की वैल्यू 10 दिया है और R की वैल्यू 5 आया, इसको काट देंगे 5 दूना के 10, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आएगा। आपसे क्या पूछा Q, तो अब जानते हैं I बराबर होता है Q/T, तो तिर्यक का गुणा कर दीजिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा I × T, तो Q बराबर I की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 1 है प्रति सेकेंड, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 2 कूलाम। Q की वैल्यू कितनी आ गई 2 कूलाम, कितना आएगा 2 कूलाम, क्योंकि देखिए Q बराबर होता है IT, तो ये आएगा इसका आंसर 2 कूलाम। 2 कूलाम क्या पूछा, प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, प्रति सेकेंड पूछेगा तो देखिए I बराबर लिख सकते हैं Q/T, तो I बराबर Q माने कितना है आपका, देख ही सकते हैं, Q माने कितना, Q माने 2 ही लिख सकते हैं, या विद्युत धारा क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा 2 आया है और समय क्या लिख देंगे 1, तो ये सीधे लिख सकते हैं 2 कूलाम पर सेकेंड, 2 कूलाम पर सेकेंड, विद्युत धारा क्या है 2 कूलाम प्रति सेकेंड है। चलते हैं इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तारों को 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी गई हैं, एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर और दूसरे कुंडली में भी धारा, देखिए ये क्या होता है, जब 2 पास रखी कुंडलियों में, 2 पास, देखिए एक कुंडली ऐसे बना लीजिए, एक कुंडली ऐसे और एक कुंडली बन गया ये, ठीक है, एक कुंडली, इसके बगल में एक और कुंडली बना लीजिए। जब दूसरी कुंडली बना लेते हैं और देखिए क्या होता है, पहली वाली कुंडली में धारा के मान में बार बार क्या करते हैं, परिवर्तन। 2 पास रखी कुंडलियों में, 2 पास रखी कुंडली है, हम लोग क्या करते हैं, पहली वाली कुंडली में धारा के मान में बार बार परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण ये जो दूसरी कुंडली है इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है।
इससे बल चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण ये जो दूसरी वाली कुंडली में है इसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरी वाली कुंडली में क्या होता है, एक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये दूसरी वाली कुंडली यदि बंद है तो इसमें अपने आप एक धारा बहने लगती है जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन ये पूछा है कौन सी घटना होती है, इस घटना का नाम क्या है, इस घटना का नाम, तो ये जो घटना होती है इसे कहते हैं अन्योन प्रेरण। इसे अन्योन प्रेरण, देखिए बात समझिएगा, दो पारस्परिक कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में बार बार क्या होता है, परिवर्तन, जिसके कारण दूसरे वाली कुंडली से बल चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये जो घटना हो रही है इसके साथ जब दो कुंडलियां ले लेते हैं तो अन्योन प्रेरण कहते हैं। जब एक कुंडली रहता है तो उसे स्व प्रेरण कहते हैं, और जब दो कुंडली रहता है अगल बगल में तो वो होता है अन्योन प्रेरण घटना। और क्या होता है, अन्योन प्रेरण। सी वाला आप टिक कीजिएगा, अन्योन प्रेरण, सी वाला बिल्कुल क्या है, सही है आपका। अगले वाले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट देखिए क्या किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपका साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये साथ में क्या है, जल है। और इसमें बाकायदे पूछा है कि इसके जगह पर क्या भरा जाएगा, और इसमें ट्रिक भी है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो भरा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। देखिए कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोवाइड करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर, और साथ में क्या बनता है, H2O, जल बनता है। बैलेंस भी कर सकते हैं, एक कैल्शियम एक कैल्शियम। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन दो दो चार, ऑक्सीजन देखिए तीन और एक चार, हाइड्रोजन दो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका देखिए इसमें भी रिएक्शन में भर दिया गया है, और ट्रिक भी है कि देखिए ये आयरन कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है, हटा देता है। क्योंकि देखिए क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, ये आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर से। किससे, कॉपर से। तो जब आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसको हटा देता है, और इसका स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ पर ग्रहण कर लिया है, ये बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील था, कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया। इसके बाद देखिए इसमें बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा का नाम देखिए टिक भी हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो होता है आपका बेकिंग सोडा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इसको आप तैयार रखिए। इसके बाद देखिए ये आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नहीं होगा। असंतृप्त के लिए देखिए क्या होगा, पहले संतृप्त समझ लीजिए। संतृप्त में आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो संतृप्त होता है। और असंतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका क्या होता है, असंतृप्त होता है। तो देखिए ये है एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इसमें है CnH2n+2, दो गुना से दो अधिक है, एल्केन है। देखिए इसमें 3 दूना का 6, 6 2 8, ये भी एल्केन है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। 4 दूना का 8, 8 2 10, ये भी एल्केन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन था ये था C2H4 था, इसमें क्या था, C2H4। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या क्या है, दुगुना है, तो यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड, जो कि ऑप्शन में यही सही है, C2H4। ये गलत आ गया है, मिसप्रिंट हो गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, इसका आंसर होगा C2H4। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो होता है उसके में बोला है कि नाइट्रोजन के जो दो परमाणु होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। देखिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिए। साथ में और भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्योंकि एक बात और याद रखिएगा, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध कितना होता है, त्रिक बंध होता है। कितना होता है, त्रिक बंध, 3 आबंध होते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए इसमें आपको मैच कराना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि इसमें सिंबल आपको पता होना चाहिए पूरा बढ़िया से। सबसे पहले जो एकदम आसान उसको लेके चलिए, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रा कूलाम भी होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो सीधे कूलाम पर चलेंगे। चौथा का पहला, और देखिए विद्युत प्रतिरोधकता माने इसे क्या कहते हैं? रो। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, जिसे हम क्या कहेंगे? ओम मीटर। इसका क्या होता है? ओम मीटर। तो पहला का चौथा विभवांतर का वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, विभवांतर का वोल्ट भी होगा या जूल प्रति कूलाम। विद्युत ऊर्जा का जूल भी होता है या होता है वाट सेकेंड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं पहला का चौथा, पहला का चौथा यहाँ भी सही हो रहा है, पहला का चौथा यहाँ भी सही हो रहा है, बाकी है दोनों तो नहीं होंगे। दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। ये पूरा मैच कर रहा है डी वाला, तो डी वाला को हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। डी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अब देखिए ये आपका खत्म हो गया, बायोलॉजी का आ गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ से अब चलते हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। और वर्णनात्मक प्रश्न आप देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या बोल दिया है? देखिए कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का, उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होता है, उत्तल दर्पण में दो कंडीशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पर। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या है? देख सकते हैं एक दूसरे के क्या है? समांतर है। और जब प्रकाश किरणें टकरा कर वापस आती हैं, तो जब इनको आगे की तरफ बढ़ाया गया है तो डाट डाट करते हुए कहाँ मिली है? फोकस बिंदु पर मिली है। तो फोकस बिंदु पर बनती है तो वस्तु जब उत्तल दर्पण के, वस्तु उत्तल दर्पण के सामने जब अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बिंदु आकार का बनता है। ये लिख सकते हैं। दूसरा दो ही किरण आरेख बनता है, दो ही, एक यहाँ बना हुआ है, देखिए यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखा गया है? अनंत और ध्रुव पी के बीच में। ये देखिए पी यहाँ पर आना चाहिए, अनंत और ध्रुव पी के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल आ गया आपका, कह रहा है किसी लेंस की आवर्धन से क्या अभिप्राय है? देखिए लेंस की आवर्धन क्या होता है ये भी आप तैयार रखिएगा। किसी लेंस की आवर्धन एम बराबर लिख सकते हैं I/O, ये लिखते हैं लेंस की आवर्धन। बोलेंगे किसी भी लेंस की आवर्धन एम का मान उस लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई I तथा वस्तु की ऊंचाई O के अनुपात को क्या कहते हैं? लेंस की आवर्धन कहते हैं। तो लिख सकते हैं लेंस की आवर्धन से क्या अभिप्राय है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, तो आप देख सकते हैं O माने वस्तु होता है, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर वस्तु है, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, तो U दे दिया है 25, तो -25 रख देंगे। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए आपका प्लस होता है, फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि I बताइए, I कब बताएगा? जब V पता करेंगे, V पता करेंगे तो क्या होगा? I भी निकल जाएगा। हम लोग फार्मूला लगाएंगे लेंस का, 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। तो 1/F दिया है 10 रख देंगे, V पूछ रहा है, U दिया है, U की वैल्यू देख लेते हैं कितना है। तो U की वैल्यू है -15 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 1/V माइनस प्लस 1/15, 1/15 को इधर लेकर आएंगे तो 1/10 माइनस 1/15 1/V, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 10 से काट देंगे 10 यहाँ 30, 15 दूना के 30, 1/V हो जाएगा। इसको हम उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/30 1/V, तो V बराबर लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, तो V आ गया। इसके बाद क्या निकालना है? I निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि होता है फार्मूला I/O बराबर होता है V/U। तो I पूछ रहा है, O दिया है, O देख लेते हैं, O मैंने वस्तु को चाहिए दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 रख देंगे, V निकालें 30 और U देखते हैं U कितना दिया है, U की वैल्यू दिया है -15, या -15 रख देंगे और इसको काट सकते हैं 5 तिहाई 15 और 3 दहा में 30, तो I बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। और माइनस ये बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और देखिए वस्तु से दुगुना बनेगा, वस्तु है 5 सेंटीमीटर और उसका प्रतिबिंब बना है 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु से दुगुना लंबाई का बनेगा
और वास्तविक बनेगा। इसके बाद का देखिए अब क्वेश्चन, ये कह रहा है मानव नेत्र। मानव नेत्र में समंजन क्षमता देखिए क्या होता है। किसी भी नेत्र लेंस की, हमारे आंख में जो नेत्र लेंस लगा है, द्विउत्तल लेंस लगा हुआ है, तो किसी भी नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है उसे हम बोल सकते हैं, किसी भी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता नेत्र लेंस के द्वारा अपने आप फोकस दूरी को बढ़ा लेने या फोकस दूरी को घटा लेने की क्षमता को नेत्र लेंस की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। बस इसका बाद और कुछ नहीं है, समंजन क्षमता इतना लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए किसी प्रिज्म द्वारा, ये बोला है कि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन के किरण आरेख बताइए और निर्गत कोण और विचलन कोण को इंगित कीजिए। देखिए ये प्रिज्म जो बना होता है, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ये प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ पर हम लोग अभिलंब बना देते हैं, ये अभिलंब होता है, इसे यन डैश बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है, देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक, ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए ऐसे 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 चले जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाश किधर से किधर जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो अभिलंब पर झुकेगा, इधर चला जाता है। अब इसको बाहर निकलना है तो इधर जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से यहाँ भी अभिलंब बनाएंगे, अभिलंब जब यहाँ बनाता है ऐसे अभिलंब बन गया, ये अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये अभिलंब से दूर हटता है, तो यहाँ पे जो दो कोण बन रहा है, जो बाहर निकल रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। ये जो कोण बन रहा है निर्गत कोण है, ठीक है, आई डैश लिख सकते हैं। और इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ जब मिलाते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसको कहते हैं डेल्टा यम विचलन कोण। क्या होता है, डेल्टा यम विचलन कोण। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे जो कोण बना है उसे बोलते हैं विचलन कोण, और यहाँ पे जो आई डैश दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं निर्गत कोण। ये होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण, ये होता है विचलन कोण, और ये होता है निर्गत कोण, देख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन, ओम का नियम। ओम का नियम जानते होंगे, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच लगाया गया विद्युत विभवांतर भी तथा तार में बहने वाली विद्युत धारा आई सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं जिसे तार का विद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। आर बराबर होता है V बट्टा आई। यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से अब सीधे ना प्रोपोर्शनल होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इस तरह समझिए, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच लगाया गया विद्युत विभवांतर भी और तार में बहने वाले विद्युत धारा आई सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं जिसे आर कहते हैं। इसे ही तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, आर बराबर V बट्टा आई। और ये क्या होता है, ओम का नियम होता है। ये लिख सकते हैं ओम का नियम। और कह रहा है कि तार के सिरों के बीच, आप ओम का नियम देख लीजिए। इसके बाद कह रहा है विद्युत धारा से ऊष्मीय प्रभाव। देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल भी दिया है। जब हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसी हम क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसमें न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध आर दे दिया है, आर बराबर आपको दे दिया है 10 ओम, तो यहाँ से आपका आर हो गया। और कह रहा है कि प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर का आई दे दिया है, आई दे दिया है 15 एम्पियर। 30 मिनट तक, 30 मिनट समय दे दिया आपका, 30 मिनट, 30 मिनट, मिनट को आप सेकंड में कर सकते हैं, आप यहीं पूरा कर लीजिए 30 × 60 से, ये सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो सकता है 36 1800, यहाँ आ जाएगा 1800 सेकेंड, यहाँ टी हो जाएगा 1800 सेकेंड, आर हो गया, आई हो गया। तो कह रहा ऊष्मा बताइए, ऊष्मा H बराबर आपका सूत्र होता है I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से I की वैल्यू भरिएगा, I की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर, R भरिएगा तो R देख सकते हैं 10, और समय भर दीजिएगा तो समय भरेंगे 1800, और यहाँ से आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, और एक और 3 जीरो लग जाएगा। अब इसका आप गुणा करके आंसर ला दीजिएगा, 225 का 18 गुणा कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुण बताइए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, पहला गुण तो यही बोल सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है।
चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है, दूसरा गुण भी लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं और कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और एक और गुण लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाके साउथ पोल की तरफ जाती हैं, लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए, एक सीधे धारावाही चालक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन दो कारक है, तो याद कर लीजिएगा। सुनिए, जब एक कोई सीधा धारावाही तार होता है, जब कोई सीधा धारावाही तार होता है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं ऐसे पैदा होता है, ऐसे वृत्ताकार रहता है, संकेंद्रीय वृत्ताकार रहता है। तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका सूत्र होता है B बराबर होता है μ0/2πi/r, ये होता है B बराबर μ0/2πi/r। तो देखिए μ0/2π ये तो नियतांक होता है, μ0/2π नियत है, इसका मान नियत रहता है। ये निर्भर किस पर कर रहा है, तो B अनुकर्मानुपाती है I के, B व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के R के। देखिए, तार में जितना अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तार में जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि तार से जितना आप दूर होते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना कम होता जाएगा, क्योंकि R बढ़ेगा। R जो है तार से दूरी है, जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं, तो R बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और R कम रहेगा मतलब दूरी कम रहेगी तार से, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। यही लिखा गया है इसमें, ठीक है, यही चीज़ लिखा गया है। धारा पर निर्भर करता है और लंबाई, तार की लंबाई नहीं, तार से जितना दूरी पर आप निकालना चाहते हैं। और देखिए, इसके बाद कर रहे हैं सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या नियम, तो दिया गया। देखिए, सीधे धारावाही चालक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल का दक्षिणा अंगूठे के नियम भी प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाली तार को इस प्रकार रखें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, ठीक है, अंगुलियां क्या हो, तार पर लिपटी हो, तथा विद्युत धारा की दिशा लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा के चुंबकीय बल रेखा, देखिए इसे छोड़िए सब, ये देखिए ऐसे ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे इस तरह कर लीजिएगा। जब बोलेंगे, जब किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार लेते हैं कि ये जो चारों उंगलियां जो हैं ऐसे ऐसे चारों उंगलियां धारावाही तार पे हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बताएंगी। और जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा वो विद्युत धारा I की दिशा बताता है। जो अंगूठा होता है विद्युत धारा किसकी दिशा बताएगा, I की दिशा बता सकता है। तो आप यही लिख दीजिएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी चालक तार को इस प्रकार दाहिने हाथ में लेते हैं कि चारों जो अंगुलियां हो, ये चारों अंगुलियां वो चालक तार पे हो, इस प्रकार हो कि ये जो दिशा बताती है, और अंगूठा जो होगा वो विद्युत धारा की दिशा में रख दे, विद्युत धारा की दिशा में रख दे, तो अंगूठा क्या बताएगा, विद्युत धारा I की दिशा बताएगा। इसके बाद देखिए, ये इसी में धारावाही परिनालिका का चित्र बनाना था। देखिए, ये है धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका, जब कोई कुचालक बेलनाकार पाइप पर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट देते हैं, तो ये धारावाही परिनालिका होता है, जिसमें क्या होता है, इसके भीतर धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है। और देखिए, यहाँ कुंजी लगी होती है जिसे स्विच कहते हैं, रिस्टोरेज लगा हुआ है जो धारा को नियंत्रित करता है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक। इसके बाद देखिए विद्युत फ्यूज। देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, विद्युत उपकरणों में लगा होता है। ये इसका कार्य यही होता है कि जो उपकरण वगैरह है इनको सुरक्षित रखना, क्योंकि जब क्या होता है कि घरों में धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, तो ये सबसे पहले जो जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, AC हुआ, इस सब में ये लगे होते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, पिघल के टूट जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि इसका ना गलनांक बहुत कम होता है, तुरंत में गल जाएगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा, विद्युत धारा ज़्यादा हुआ, जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तुरंत क्या होगा, ये पिघल जाएगा, टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो इसका संपर्क जिससे जुड़ा है उससे संपर्क टूट जाएगा, तो वो सुरक्षित बच जाएगा। देखिए, इसमें साफ क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों में एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। ये निम्न गलनांक का, देखिए बोल रहा है अभी, ये निम्न गलनांक की एक धातु की तार होती है। सामान्यतः ये तांबा, जीन और शीशे, ये तीनों से मिलकर मिश्र धातु बना होता है। तांबा, टीन, शीशा का मिश्र धातु से बना होता है। विद्युतमय तार से श्रेणी क्रम में प्रयुक्त किया जाता है, इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत परिपथों में ये लगा फ्यूज परिपथ तथा उपकरणों को अधिभार लघुपतन, माने जब कोई धारा शॉर्ट सर्किट होता है उस समय क्या करता है, ये इस फ्यूज जो होता है ये हमें क्या करता है, बचाता है, उपकरणों को बचाता है। कह रहा है फ्यूज में उत्पन्न होने वाली ताप फ्यूज को पिघला देती है, विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिससे कुल मिला जुला के यही चीज़ है कि ये जो फ्यूज होता है ये जो भी उपकरण लगे हैं उनमें लगा होता है, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर या जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है तुरंत क्या होता है, ये पिघल के टूट जाता है। इसलिए है 200 वाट और 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जा रहा है, तो 30 दिन के लिए कितनी
बिजली मतलब कितनी ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के लिए। तो देखिए ये सूत्र जो होता है, ये सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रहा है, विद्युत ऊर्जा, ये जो फार्मूला होता है ये होता है वाट घंटा गुणे दिन बट्टा 1000। इसी पे लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कितना वाट। तो वाट में देखेंगे तो ये दिया 200 वाट और 10 घंटा, कितना दिन, 30 दिन 1000, 1 0 2 0 2 0 3 0 खत्म, बचेगा कितना, 3 दूना के 6, 60 किलो वाट और आवर लिख देंगे, 60 किलोवाट घंटा। सीधे लिख सकते हैं किलोवाट घंटा, सीधे लिख दीजिए किलोवाट घंटा, ऐसे भी लिख सकते हैं किलोवाट घंटा, 60 किलोवाट घंटा आ जाएगा। इसको हल करके आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान सवाल था। इसके बाद देखिए अब ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया आपका। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। यहाँ दिया है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का होता है Al, और साथ में दिया है कापर क्लोराइड CuCl2, कापर क्लोराइड CaCl2 को जब रिएक्शन कराया जा रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्युमिनियम Cl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या हो रहा है, कापर को बाहर निकाल दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, तो हमको यहाँ कापर कितना है, कापर है आपका 1, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर हम लोग क्या करें 3 से गुणा कर दें, तो हो जाएगा 3 दूना के 6 क्लोरीन, 3 दूना के 6 क्लोरीन। एल्युमिनियम से 2 से गुणा कर दें, 2 एल्युमिनियम, यहाँ देखेंगे कापर कितना है, तो कापर 3 है, यहाँ कापर से कर देंगे तो ये होगा कापर का, ये हो गया कंप्लीट एल्युमिनियम कापर क्लोराइड। दूसरा दिया आपका मैग्नीशियम Mg, और साथ में क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं HCl, बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकलेगा, केवल H नहीं रहता है, H2 के रूप में। मैग्नीशियम यहाँ देखते हैं तो 2 लगाएंगे, 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संक्षारण। देखिए संक्षारण जो होता है सबसे बड़ी चीज़ है कि संक्षारण आपको पिछले सेट में बता चुके हैं। संक्षारण जब किसी धातु वाली वस्तु जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर, मतलब बाहर जब रख देते हैं तो वो क्या करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन से या जलवाष्प से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, जिसके कारण उसके सतह पर क्या होने लगती है, एक परत जमने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं संक्षारण। संक्षारण से देखिए बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, या तो क्या कर सकते हैं तेल लगा देते हैं, तेल लगा के या ग्रीस लगा के क्या कर सकते हैं उसको संक्षारण होने से क्या करते हैं बचा सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं संक्षारण के बारे में, और इसको हम पहले भी सेट में इसको बता चुके हैं संक्षारण के बारे में। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, विरंजन चूर्ण के निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए, इसके 2 उपयोग बताइए। विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, इसको क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन जब प्रोवाइड करते हैं क्लोरीन तो बनता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया, और साथ में क्या निकलता है H2O। आप देख सकते हैं, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है क्लोरीन गैस प्रोवाइड करना है तो बनता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और साथ में क्या निकलता है H2O। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का ये विधि है, रासायनिक विधि है, आप देख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा प्राप्त होता है, जिसमें ऊष्मा प्राप्त होगा ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा ऊष्माक्षेपी। देखिए जब कार्बन का ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ में ऊष्मा क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। और इसमें ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से करा रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का क्या करा है, नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो ऊष्मा इसमें क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्युत अपघटनी, देखिए विद्युत अपघटनी विधि, देखिए इसको आप इससे समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे ये विद्युत अपघटनी में क्या होता है, जब विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या होता है, ये एक होता है एनोड और एक क्या होता है कैथोड, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है निगेटिव होता है। यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान समझ सकते हैं कि बोलना है कि विद्युत अपघटनी परिक्रमण में क्या होता है, विद्युत अपघटनी कापर, टीन, निकिल या सिल्वर, गोल्ड आदि के अनेक धातुओं का हम लोग क्या कर सकते हैं शुद्धिकरण कर सकते हैं, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कर सकते हैं। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु जो अशुद्ध होता है
जिसे यदि कापर अशुद्ध है, टीन अशुद्ध है, निकिल, सिल्वर, गोल्ड कोई भी अशुद्ध है, उसका मोटा एनोड तथा एक शुद्ध धातु की पतली पट्टी के साथ, पतली जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। जो अशुद्ध होता है उसे क्या कहेंगे, उसको मोटा एनोड के साथ ले लेंगे, जो शुद्ध होगा उसे क्या कहेंगे, पतले कैथोड के साथ ले लेते हैं। धातु लवण विलयन में उपयोग करते हैं, माने इसको धातु के विलयन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। जब विद्युत अपघटन के विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन से धातु आयन, अब मतलब देखिए क्या होता है, इसमें से क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जो मोटा वाला होता है, जो भी मोटा होता है उससे धीरे धीरे जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए इसमें प्लस और ये क्या है माइनस, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, कैथोड पर आ रहा है। जब कैथोड जो पतला रहता है, रिएक्शन होने के बाद मोटा हो जाता है, जो मोटा रहता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखिए दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं पीएच जो होता है अम्ल, क्षार, लवण की पहचान कराता है। और पीएच से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच कितना होता है। देखिए साफ साफ कह रहा है, मनुष्य के रक्त, आंसू, लार का पीएच कहाँ से कहाँ तक रहता है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। यदि पीएच का मान 7 से कम होता है या 7.8 से अधिक होता है तो जीवित प्राणियों का जीवन मुश्किल हो जाता है, माने जीवित रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिक्स है कि इनका, मनुष्य का जो रक्त है और आंसू और लार है, इसका पीएच कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, 7 से लेकर 7.8। यदि मिट्टी का पीएच का मान इस प्रकार है कि न तो यह अम्लीय है और न ही क्या है, क्षारीय है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको तैयार भी कर सकते हैं, याद कर लीजिए इसको पूरा अच्छे तरीके से कि पूरा बाकायदा दिया हमारे मुंह में चीनी के लिए निम्नलिखित तथा बचे हुए भोजन के कणों उत्पन्न करने के लिए, ये सब का आप याद कर लीजिए। ये पीएच आराम से तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है इसको तैयार कर लीजिए। कह रहा है कि मिसेल बहुत बार बार पूछा गया है कि मिसेल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो कपड़े वगैरह होता है उसमें जो धूल कण या जो कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कैसे साफ हो सकते हैं। मिसेल में कह रहा है कि जब साबुन को जल में, देखिए ध्यान से, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो यह जल में एक कुलाइडी विलयन बना लेता है और जिसमें साबुन के अणु एक साथ इकट्ठे होकर गोलाकार मिसेल बना लेते हैं। साबुन के मिसेल में साबुन के अणु त्रिज्य रूप में व्यवस्थित होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन सीरा, देखिए ये क्या होता है, एक जल विरागी हो जाता है, एक जल रागी हो जाता है। एक जल की तरफ रहता है और एक मैल की तरफ रखता है। तो जो उसका मुख होता है, मुख जो पानी पीने वाला मुख होता है, जिसे ऐसे बना होता है, देखिए ऐसे ऐसे कार्बन का, ठीक है, ऐसे। तो इधर जो मुख होता है, इधर जो मुख होता है, ठीक है, इस पर सब कार्बन लगे होते हैं, ठीक। ये जो मुख होता है वो जल की तरफ रहता है, ये जल की तरफ रहता है, और ये जो होता है वो मैल की तरफ रहता है, ठीक है। ये जल की तरफ रहता है और मैल की तरफ एक रहता है, जल रागी और जल विरागी। अब देखिए धातु अधातु, धातु क्या होते हैं, धातु वे पदार्थ होते हैं जिनको क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या बनाता है, जो धनायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। और अधातु क्या होते हैं, अधातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। धातु जो विद्युत धारा उष्मा के सुचालक होते हैं और जो अधातु होते हैं वो विद्युत धारा उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। धातु को पीट के चादर बनाया जा सकता है जबकि अधातु को पीट के चादर नहीं बनाया जा सकता है। धातुओं को खींच के तार बनाया जा सकता है जबकि अधातुओं को खींच के तार नहीं बनाया जा सकता है। धातुओं का गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक क्वथनांक बहुत निम्न होता है। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सभी लगभग बस मरकरी एक लिक्विड में पाया जाता है, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, ये सेट कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस सारे क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज मैं तीसरा सेट पढ़ाने जा रही हूँ जो कि क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। विखंडन का मतलब होता है अलग होना। तो जब 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 3 कार्बन वाले अणु के पाइरुवेट में तोड़ते हैं, टूटते हैं, तो उसका क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिया है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और डीएनए में। तो हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें जब 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट अणु में विखंडन होता है तो वो कोशिका द्रव्य में होता है। तो हमारा आंसर होगा, राइट होगा ए। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपोहन किससे संबंधित है।
अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। डायलिसिस का काम क्या होता है? ब्लड को शुद्ध करना, जो हमारा रक्त होता है उसको शुद्ध करना। हमारा ऑप्शन दिया है पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से और परिवहन से। तो जो डायलिसिस होता है वो अपोहन से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा उत्सर्जन। अपोहन उत्सर्जन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जंतु हार्मोन है? जंतु हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारा एड्रिनलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। तो जंतु हार्मोन्स क्या होता है? जो एड्रिनलिन होता है वो जंतु हार्मोन होता है, और जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट्स पे पाया जाता है, प्लांट्स हार्मोन होता है। तो हमारा आंसर होगा एड्रिनलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीकी को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? तो हमारे पास ऑप्शंस दिया है, बीजाणु समासंग मतलब बीजाणु निर्माण, उत्तक संवर्धन, द्विखंडन मतलब दो खंड में बढ़ जाना, और लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एकल पौधा होता है, एक पौधा होता है जो अनेक पौधों का संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने का जो तकनीकी होता है वो होता है उत्तक संवर्धन में। तो हमारा आंसर होगा राइट, उत्तक संवर्धन। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्लोरोफिल किससे आवश्यक है? ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए और वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ये हम सभी जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा राइट आंसर होगा ए, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र का भौतिक कारक है। पारितंत्र का भौतिक कारक कौन सा होता है? तो जो हमारा इकोसिस्टम होता है उस पे हाई टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ताप, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। तो जो भौतिक कारक होता है पारितंत्र का वो ताप होता है। पारितंत्र का भौतिक कारक ताप होता है। तो हमारा आंसर होगा ताप, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है? कौन सा जानवर जो सभी जीवों को खाता है, सारे मांस को खाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सांप, खरगोश, बकरी और शेर। तो जो शेर होता है वो शीर्ष मांसाहारी में आते हैं, शेर जो होते हैं वो शीर्ष मांसाहारी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम चलते हैं अपने वर्णनात्मक क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पोषी स्तर किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों अथवा स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। जब कोई आहार श्रृंखला होती है, फूड चेन होता है, वो विभिन्न चरणों अथवा स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। फूड चेन का विभिन्न चरण जो होता है उसको हम पोषी स्तर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि घास, हिरन और शेर, इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्न हैं।
तो हम देखते हैं, जो प्रथम पोषी स्तर होता है उसमें क्या आता है, घास होता है। जो प्रथम पोषी स्तर होता है यह उत्पादक होता है। द्वितीय पोषी स्तर में होता है हिरण, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। जो हिरण होता है वो शाकाहारी होता है। और द्वितीय पोषी स्तर जो होता है उसमें शेर आता है जो सर्वाहारी होता है, और ये उच्च मांसाहारी इसे हम कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइजोपस में बीजाणु समासंग, राइजोपस में बीजाणु का निर्माण। तो हम देखते हैं कि राइजोपस जाइगोमाइकोटा संघ का एक वंश है। इन्हें लैंगिक प्रजनन के दौरान जाइगोस्पर्म के उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो लैंगिक प्रजनन है उसके दौरान इसको जाइगोस्पोर्स के आधार पर बांटा गया है। इन्हें आमतौर पर हम ब्लैक ब्रेड या मोल्ड पिन में मोल्ड कहते हैं। ये ब्लैक ब्रेड या मोल्ड के नाम से जाना जाता है। राइजोपस जो होता है, राइजोपस स्टोलिनिफर, इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। राइजोपस जो होता है उसको स्टोलोनिफर या ब्लैक ब्रेड भी हम कह सकते हैं। आगे है हमारा बीज अंकुरण, फल तथा बीज का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से फल के अंदर के बीज बनते हैं जो मैच्योर अंडाशय से वास्तविक या सही फल बनाते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसा आम हो गया या नारियल हो गया, ये सही फल बनाते हैं, और ये निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से फल के अंदर के बीज बनाते हैं, और परिपक्व अंडाशय से वास्तविक या सही फल बनाते हैं। तो अगला है हमारा, मानव में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। डाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं तो जो पचाने की प्रक्रिया होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। तो हम देख सकते हैं कि पाचन प्रक्रम जिसमें वृहद अविलेय अणुओं युक्त अंतःग्रहित भोजन छोटे जल में विलेय अणुओं में टूट जाते हैं। जब हमारा जो भोजन करते हैं वो अंदर जाकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, वो पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। मनुष्य में पाचन माउथ से शुरू होती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है, अमाशय में संतत रूप से चलता है तथा छोटी आंत में पूरी हो जाती है। जो हमारा माउथ होता है, मुंह होता है, उसमें शुरू होती है और अमाशय में पूर्ण रूप से चलती रहती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें वो पूरी हो जाती है। तो हम देखेंगे कि जो मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन ऑफ बकल कैविटी में मुख गुहा में भोजन लार ग्रंथियों में स्रावित लार के साथ मिश्रित हो जाती है। जो हमारा बकल कैविटी होता है उसमें जो हम भोजन करते हैं वो लार ग्रंथियों में आकर स्रावित हो जाती है, तथा लार में जल वैद्युत अपघट्य टॉयलिन, सैलिवरी एमाइलेज तथा लाइसोजाइम होते हैं। जो हमारा लार होता है उसमें सैलिवरी एमाइलेज या लाइसोजाइम होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो सैलिवरी एमाइलेज होता है वो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। हमारे जो भोजन हम करते हैं उसमें उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो स्टार्च है उससे माल्टोज बनता है। अमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां रस का श्रावण करती है। जो हमारा अमाशय होता है उसमें जो उपस्थित जठर ग्रंथियां होती हैं वो रस का श्रावण करती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम HCl कहते हैं, वह पाचन एंजाइम तथा श्लेष्म होते हैं। जो HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है
और प्रोटीन पाचन एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। जो प्रोटीन और पाचन एंजाइम होता है वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, जो प्रोटीन को पेंटोज में तोड़ता है तथा जठर जाइपेज वसाओं को पाचन करता है। जो हमारा प्रोटीन होता है उसको पेंटोज शुगर में चेंज करता है और जठर जाइपेज को फैट्स का पाचन करता है, मतलब डाइजेशन करता है। तो हम देखते हैं छोटी आंत। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होता है, पूर्ण होता है। तो आमाशय में अर्धपचित भोजन जठर रस से मिश्रित कायम ग्रहणी से होकर छोटी आंत में प्रवेश करता है और छोटी आंत में कायम में 3 क्षारीय स्राव। पित्त का पीएच होता है 8.6 और अग्नाशयी रस का पीएच होता है 8.8 तथा आंतः रस का पीएच होता है 8.3। वो सारा पीएच एक में मिश्रित हो जाता है और अग्नाशयी रस यकृत से पित्त रस तक ग्रहणी में यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा उड़ेले जाते हैं। अग्नाशयी रस में अग्नाशयी एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का ये डाइजेशन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टार्च है उससे ग्लाइकोजन बनता है और फिर माल्टोज में बदल जाता है। जो हमारा पित्तरस होता है उसमें एक लवण होते हैं जो पायसीकरण में बदल जाते हैं। और आंतररस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएजेस तथा लाइपेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड्स तथा ग्लिसरॉइड्स का क्रमशः डाइजेशन करते हैं। पादपों में हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। समन्वय, पादपों में समन्वय शरीर की क्रियाएं के नियंत्रण व समन्वयन के लिए जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र और पेशियां होती हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसमें तंत्रिका तंत्र या पेशियां प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्लांट्स में नहीं होती हैं। प्लांट्स में हमारे तंत्रिका तंत्र या पेशियां दोनों ही अनुपस्थित होती हैं। अतः पादपों में बाह्य वातावरण के प्रभाव से अथवा आंतरिक उद्दीपन से संपूर्ण शरीर का कोई अंग परिवर्तित नहीं होता। जो बाहरी वातावरण होता है उसके प्रभाव से या उद्दीपन से हमारे बॉडी पार्ट्स का कोई अंग प्रभावित नहीं होता। तो इस परिवर्तन को मूवमेंट कहते हैं, गति कहते हैं। प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी पादप जो होते हैं वो कुछ बाहरी वातावरण या कुछ बाह्य उद्दीपन से, जैसे प्रकाश हो गया, गुरुत्व, रसायन या स्पर्श आदि के प्रति अनुक्रिया अवश्य प्रदर्शित करते हैं। ये स्पर्श करने से या रसायन या जल, गुरुत्व की प्रकाश के क्रिया से ये अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और पादपों में यह अनुक्रिया पादप भागों की गति का रूप में प्रकट होती है। हमारा प्लांट होता है उसके मूवमेंट के रूप में ये प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल, हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो आनुवंशिकी के जनक थे, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं।
तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव में सिलीसिया में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गिरजाघर में हुई थी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है। तथा माध्यमिक शिक्षा लेने के लिए ये सन 1847 में ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हुए। वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे और अध्ययन सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना वैज्ञानिक की खोज प्रवृत्ति को दबा नहीं सका और चर्च वापस आकर मेंडल ने वही उद्यान गार्डन पी जो थी उसके ऊपर रिसर्च किया और पाइसम सटाइवम के पादपों पर अपने संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग कर किए। उन्होंने सन 1857 में प्लांट्स के ऊपर 7 विपरीत लक्षण वाले वंशानुगति का अध्ययन किया और लगातार 8 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके बाद में 1865 में प्राप्त सिद्धांत तथा निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सभा में रखा। ब्रून शहर की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में उन्होंने रखा। सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को सन 1866 में जो प्लांट संकरण था उसमें जो प्रयोग किए उसके नाम से प्रकाशित किया, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इनकी मृत्यु 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आने वाले तंत्रिका उत्तक एवं चाप के समान निश्चित परिपथ का अनुसरण करता है, जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मूलभूत कार्यात्मक इकाई होती है। इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम पता चला हॉल 1833 ने लगाया था।